हेलो एवरीवन, वेलकम। अगर आप सीटेट या सीजीटेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। मैं ये वीडियो काफी एनालिसिस और अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर बना रहा हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सीटेट और सीटेट दोनों एग्जाम्स दिए हैं और दोनों एग्जाम क्रैक भी किए हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा है ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिससे आपको काफी हेल्प होगा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो, या देना चाहते हैं फ्यूचर में, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए, जब आप सीटेट या सीजीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, मान लो मैं अभी सीटेट की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात रहती है कि सर एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए, क्या क्या स्ट्रेटेजी रखा जाए और कैसे पढ़ा जाए, किस किस टॉपिक पर अपने को ध्यान दिया जाए और क्या क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सीटेट का एग्जाम है वो सीबीएसई लेती है, पहली बात। और ये जो एग्जाम का बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। आप जब पढ़ाई करने के बाद आप बहुत टेंशन में आ जाते हो कि हमें तो याद नहीं है कि एग्जाम में कैसे बैठेंगे। यकीन मानिए, ये आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन का होम बोर्ड लिखने का एग्जाम नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला उसमें लिखने चालू कर दिए। एक कंपटीशन एग्जाम है। इस एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इस पर ध्यान देना है। आपको रटना बिल्कुल नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, एक भी बच्चा रट के कभी भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता जब तक कि उसमें समझ ना हो। आप में समझ बढ़ानी है, तब जाके आप अब इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्जाम सीबीएसई लेती है और सीबीएसई समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछता है, न कि रटा हुआ क्वेश्चन कि प्रीवियस में जो क्वेश्चन आया है उसे उठा के रट लिए और वो एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए, पढ़ना क्या है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज मैं ही बताऊंगा कि आपको एग्जाम में अपीयर कैसे होना है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना क्या है ये अगर जब जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो बना दूंगा। देखिए कि अगर इसके सीटेट के दो पेपर होते हैं बेसिकली, एक होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है। अगर आप 5th तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप 6 to 8 की टीचर मिडिल स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। इसी को आप बोलते हो पीआरटी टीचर और इसको बोलते हैं टीजीटी टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। अब अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी अगर कोई भी स्टेट टीचिंग एग्जाम निकालती है तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। ये ऐसा कोई नहीं है कि इस एग्जाम को निकालने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको क्रैक करने के बाद आप एग्जाम में बैठने की आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तो देखिएगा कैसे क्रैक करना है, ठीक है। जो मैंने फंडा यूज किया था वो आपको टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि देखिए बेसिकली जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। मुख्यतः 3 बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। मैं तीनों के लिए अलग अलग बातें करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपका लगभग हमेशा यही होता है टाइमिंग 9:30 बजे से 12 बजे तक ऑल ओवर द इंडिया यही टाइमिंग होती है। तो आप जब इस एग्जाम में बैठेंगे आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, मतलब 2.5 घंटे का, लगभग 150 मिनट मान के चलिए आपको समय है, ठीक है। 2.5 घंटे का समय रहता है, ठीक है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि लगभग रेशियो देके चलिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके कुछ के लिए समय बचा सकते हैं। देखिए, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन आते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, एकदम आप एकदम जोश में रहते हैं। आज तो मैं एग्जाम को फोड़ दूंगा, बना दूंगा, ठीक है। तो उस समय ना आपका जो माइंड होता है ना एकदम 100% एक्टिव रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर के समय। तो उस समय आपको पता है वो सब्जेक्ट बनाना चाहिए जिसमें माइंड यूज हो, और सबसे ज्यादा माइंड यूज होता है सीडीपी बनाने में। सीडीपी में जब आप बनाएंगे ना, जिससे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है और वही आंसर बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं सीडीपी का आंसर किसी बुक में नहीं मिलने वाला दुनिया में। आप कहीं भी पढ़ लीजिए,
आप जितने YouTube चैनल हैं पूरे उसमें बुक में पढ़ लीजिए, आपको हूबहू क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो जो पढ़े होते हैं हम लोग, जो यूट्यूब में लोग बहुत सारे पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके आधार पर वैसे ही क्वेश्चन आता है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो लेट्स लर्न हिमांशी पढ़ाती हैं, सचिन एकेडमी है, ये लोग काफी अच्छा पढ़ाते हैं। ये जैसे पढ़ाते हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन आता है। तो इसको ना सीडीपी सॉल्व करिएगा सबसे पहले। सीडीपी को सॉल्व करते समय आप दिमाग का बहुत यूज होगा आपके, ठीक है। तो इसमें आप 30 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आप यही सॉल्व करना, मैं भी यही सॉल्व किया था, ठीक है। सीडीपी सॉल्व करने के बाद दिमाग में थोड़ा सा काम करना कम हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ना बोर हो जाता है दिमाग। तो उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ो जो आपको इजीली बन जाए, क्योंकि इसमें इतना लंबा लंबा क्वेश्चन और आंसर पढ़ना पड़ता है ना, इतना सोचना पड़ता है कि दिमाग का बहुत ज्यादा यूज होने के बाद आपको थोड़े से ऐसे सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें हल्का सा कम दिमाग लगे, और वो सब्जेक्ट होता है ईवीएस, ठीक है। ईवीएस के क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ में आते हैं और जल्दी बनते हैं। ईवीएस में 2 कैटेगरी 30 क्वेश्चन आते हैं। देखिए ईवीएस के फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। अब जो पेडोलॉजी के होते हैं वो ईवीएस का पेडोलॉजी आता है, ठीक है, वो ईवीएस का पेडोलॉजी आपके। और रही बात 15 क्वेश्चन की, ये सब्जेक्ट बेस होते हैं। सब्जेक्ट बेस में आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैंने एग्जाम में देखा था और आज भी देख रहा हूं, वही लगभग आसपास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में आप 3rd से लेकर लगभग 6-7 तक के बुक को पढ़ लीजिएगा, उतना में 5th तक का पढ़ लेंगे तो काफी। 3rd, 4th, 5th 3 साल का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, इतना में लगभग आपका हो जाएगा। और कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है, तो ठीक कर सकते हैं आप। तो इसके बाद आप जैसे इसको बनाने के बाद ईवीएस बना लिए। अगर उसके बाद देखिएगा, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो 3rd में आपको मैथ्स बनाना चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं किसी के साथ ऐसा पार्शलिटी वाली बात नहीं कर रहा हूं कि आप बायोलॉजी वाले आपको मैथ्स कम आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरी बात सिर्फ ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत में अपने आप को ये सोच रहे होंगे कि मेरे से मैथ्स कम बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या फिर बायोलॉजी से हो, तो कॉन्फिडेंस अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप ना 2 पेपर होता है। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपको मैथ्स बनाना चाहिए पहले, ठीक है। अगर आप मैथ्स वाले नहीं हैं मान लीजिए, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आपके 2 पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 सब लोग मैक्सिमम हिंदी लेते हैं, ठीक है, आप पेपर 1 बना लीजिए। इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन लगभग सब्जेक्ट के होते हैं, और कुछ पैसेज होते हैं जो बड़ी आसानी से कम समय में आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश, या फिर आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत आएगा, ठीक है। इसमें लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शंस होता है, आपको जो अच्छा लगे आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं। इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं। इसके लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 30 क्वेश्चन में 15 लगभग पैदावारी और 15 सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। इसमें भी आपके पैराग्राफ आते हैं। पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सॉलिड नंबर मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप स्कूल से ही लगभग करना चालू कर देते हो पैसेज के लिए, और ये काफी ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो और जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस ना कुछ क्वेश्चन तो इतना इजी होते हैं कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपने 10वीं तक तो मैथ्स पढ़ा ही होगा, उतने में ही आप बना सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या को भिन्न को परिमेय संख्या में चेंज करिए, कोण, संपूरक कोण, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है। या प्लेस वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आप 4th-5वीं में लगभग पढ़ते हैं। इसके लिए क्वेश्चन एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। यकीन मानिए एक क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना लेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन टफ होते हैं तो छोड़िए ना, उतना दिक्कत नहीं है, तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट पेपर को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। पहले आप सीडीपी दीजिएगा, उसके बाद ईवीएस बना लीजिएगा। अगर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स बना लीजिएगा। अगर आपको मैथ्स नहीं भी हो और मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो इसको बना लीजिए।
उसके बाद आप इंग्लिश और संस्कृत या हिंदी बना लीजिएगा। तो ये तरीका होता है एग्जाम को अपियर करने का। ठीक है, तो इसको देने के साथ साथ जस्ट जैसे ही आप फर्स्ट पेपर दिए, ठीक है, और अगर आपने सेकंड पेपर के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि दोनों का एग्जाम एक ही दिन होता है, तो उस टाइम में क्या होता है ना, एक पेपर देने के बाद लगभग कितना हो गया, 9:30 से 12 बज गया। कुछ बच्चे तो बिना खाना खाए जाते हैं, मैंने देखा था। जब मैं खुद भी गया था तो मैंने कुछ नाश्ता नहीं कर पाया था, थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, पोहा हुआ खा लिया था। और खासकर पोहा हुआ खाइएगा, क्योंकि ना ज्यादा तेल वाला मत खाइएगा, अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको एग्जाम में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो नॉर्मल खाना ना खा लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादातर मैं बोलूंगा पोहा हुआ खा लीजिए, इडली खा लीजिएगा, जो ठीक रहेगा। ठीक है, मैं एज ए मतलब फ्रेंड ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई टीचर के रूप में नहीं बना रहा हूँ कि अगर आप बना रहे होंगे, अगर आप ही एग्जाम बैठ दोगे तो आप मेरे से कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपका ना 12 बजे जब भयानक भूख लगता है, बाहर निकलोगे तो ठीक है, काफी भूख लगता है। तो अक्सर जो बच्चे होते हैं जो सेकंड पेपर में देना चाहते हैं ना, वो लोग होटल चले जाते हैं, खाने वाने को चले जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि काफी टाइम लॉस हो जाता है। मैंने ये बोलूंगा कि आप ना बाहर निकलिएगा, आप कुछ फल फूल लेके जा रहिएगा अपने खाने के लिए। ठीक है, आप ना पानी नहीं लेकर जाइएगा, अपना खुद का खा लीजिएगा। हो सके तो टिफिन में आप मॉर्निंग में ही पोहा हुआ पैक करा के रख लीजिएगा, उसको भी खा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा मात्रा में करा लीजिएगा। अगर आसपास होटल है तो ठीक है, लेकिन खासकर एग्जाम वहां होता है ना, आसपास कुछ नहीं मिलता खाने को। ठीक है, आप यकीन मानिए जब जाएंगे एग्जाम देने तो देखेंगे। ठीक है, सेंटर ऐसे जगह फेंक देता है ना जहाँ कुछ नहीं मिलता। आप 1 किलोमीटर दूर जा रहे हैं खाना खाने, वहां से खा के आए, तब तक टाइम लॉस हो जाता है। ठीक है, इस टाइम को आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ना थोड़े से क्या होता है, मैंने ये नहीं बोल रहा कि रटने का, लेकिन ना कुछ कुछ जो वैज्ञानिक हैं जिनके कुछ कुछ जो पॉइंट टर्म होते हैं उसको एक बार भी देख लिए रहेंगे ना, ठीक लगता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने जब निकला ना बाहर तो अपना ग्राउंड में बैठ के कुछ कुछ रखा था, उसको खा लिया मैंने। फिर अपने टाइम में पढ़ा थोड़ा सा, क्या ना मतलब पढ़ने का कीड़ा है मेरे में बचपन से ही, तो मैं उसी टाइप का हूँ। तो मेरे को ये ठीक लगा तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाहर भी जाकर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना ज्यादातर बेनिफिट ये होगा कि आप थोड़े से पढ़ाई कीजिएगा उस टाइम में। ठीक है, पढ़ने के बाद सेकेंड पेपर अपियर कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड पेपर के समय ना क्या होता है कि टीजीटी एग्जाम का क्वेश्चन भी हार्ड होता है। ठीक है, देखिए ना मेरे साथ जो हुआ, क्वेश्चन भी हार्ड होता है। और इसका ना सेकेंड टाइम में होता है लगभग कितना 2:30 बजे चालू होता है। खाना ना खा लिया होगा तो नींद लगना चालू हो जाता है, तब क्वेश्चन चालू हो जाता है। तो इसमें ना आपको डबल मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ना दिमाग आपका एक बार यूज, आप लंबे समय तक यूज कर लेने के बाद ना थोड़ा सा माइंड भर जाएगा, दिमाग को बहुत यूज लग जाता है। तो इसमें ना आपको डबल मेहनत करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हार्ड आएंगे इसके कंपेयर में, क्योंकि ये पीआरटी के लिए है और टीजीटी के लिए है। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन मन में अपने, ठीक है, अपने इतना स्ट्रांग बनाएगा कि मुझे एग्जाम एक बार में ही करेक्ट करना है। क्योंकि भाई 1200 तो लगभग फॉर्म का लग जाता है, जाने आने का खर्चा करके 3000 लगभग पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर आप इतना पैसा बार बार लॉस करते हो, अपना टाइम लॉस करते हो हर बार, तो अच्छी बात नहीं होती है। तो इसको रिलैक्स से मत लीजिएगा। मैंने एक बार ऐसा गलती किया था जब मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, तो मेरा फर्स्ट पेपर निकला, सेकंड पेपर को थोड़ा आराम से बना रहा था, उतना मतलब रिलैक्स टाइप का हो गया था, जिससे नहीं होता, थोड़ा नॉर्मली इजी वे में ले लिया था, तो मेरा नहीं निकला था। ठीक है, वो मैं भी आगे बताऊंगा उसके लिए क्या टेक्निक है। तो इस पेपर को देने के लिए सीडीपी 30 नंबर का आता है, पहले तो यही बनाइएगा, हमेशा यही बनाइएगा। उसके बाद आपके हिंदी इंग्लिश बना लेना, उसके बाद आप साइंस बनाइएगा, उसके बाद मैथ्स बनाना। भाई अगर आप मैथ्स के बंदे हो ना, मैं खुद भी मैथ्स के स्टूडेंट, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स को लास्ट में बनाइएगा इन सबको बनाने के बाद। क्यों पता है? क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस ना इसके इतने भी आसान नहीं होते हैं, इतने कठिन भी नहीं होते हैं, बट टाइम लेता है और दिमाग भी यूज होता है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन में फंस जाता है तो टाइम लॉस होने का डर रहता है। और बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये इतनी ईजी होते हैं कि अगर आपसे बनना रहेगा तो क्वेश्चन देख के ही टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके चक्कर में अगर इससे क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखिए 10 नंबर का पेडागोजी आता है साइंस में, और 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 के साइंस आएगा,
30 का मैथ आता है, पैडोलॉजी और 10 नंबर का 20 नंबर का सब्जेक्ट आता है आपका, और हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। तो लास्ट में मैथ्स को बनाइएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन अगर आपको कठिन पड़ गया तो उसको स्किप करके सेकंड क्वेश्चन में चल जाइएगा, ठीक है, उसको मार्क आउट कर दीजिएगा, तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन को मार्क किया था, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके फिर लास्ट में आके उसको विचार, याद रहे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो 2-4 क्वेश्चन तुक्का से भी सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और चलो यहां तक की बात ये रही, ये एग्जाम दे दिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका फर्स्ट पेपर फर्स्ट टाइम में निकल गया और सेकंड पेपर नहीं निकला, भगवान करे कि हर किसी का हो जाए, मैं भी गॉड से रिक्वेस्ट मतलब विनती करूंगा कि हर किसी का फर्स्ट टाइम में ही हो जाए। बट अगर बाई चांस आपके लाइफ में ऐसा हो गया कि आपका फर्स्ट पेपर निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड पेपर नहीं निकला, तो जब हम अगली बार एग्जाम देने जाते हैं ना, तो अक्सर बच्चे ऐसा कर जाते हैं। देखिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ बस, कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का दोनों का अप्लाई करते हैं अगली बार में, और फिर क्या होता है, फिर से फर्स्ट पेपर बैठेंगे, फिर सेकंड पेपर बैठेंगे, तो उसमें क्या होता है ना कि फिर से आप 3 घंटा 2.5 घंटे यहाँ एग्जाम दिए, उसी प्रोसेस से गुजरे, तो यहाँ जब आप सॉरी जब आप 2:30 बजे एग्जाम में बैठते हैं ना, तो फिर से आपका माइंड उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है। तो आप मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपका फर्स्ट पेपर निकल गया है तो उसको छोड़ दीजिए, केवल सेकंड पेपर का एग्जाम लिखिए और पूरे मेहनत के साथ केवल सेकंड पेपर का दीजिएगा, तो उसमें आपको जल्दी निकल जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे किया था, फर्स्ट टाइम में मेरा फर्स्ट पेपर निकला, सेकंड टाइम में मेरा सेकंड पेपर निकला, मैंने दोनों को अलग अलग निकाला था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये मेरा पर्सनल थोड़ा सा सजेशन हुआ इसके बारे में। और देखिए पढ़ाई क्या करें कि सर, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम से रहते नहीं है, ठीक है, मैं अपना गोल्डन टाइम निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। देखिए क्या है ना कि तैयारी कहाँ से करें। जब भी आप इस पेपर का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप काफी बड़े हो जा रहते हैं, क्योंकि बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएड करते हैं, उसके बाद आप एपीआर होते हैं। और बॉयज को तो हजारों काम रहते हैं, ठीक है, गर्ल्स को भी रहते हैं, है ना। तो आप ना सब कुछ मेहनत करते करते अब स्कूल भी जाना है, मान लो कुछ लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं, मैं खुद स्कूल ज्वाइन कर लिया था, पढ़ा भी रहा था, उसी टाइम में इस एग्जाम को भी देना है और कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं कुछ लोग, तो समय नहीं मिल पाता है कि हम इस एग्जाम को पढ़ पाए। सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है। क्या ना, हम मिडिल क्लास के लोग अगर जितने भी होंगे ना, उनको ना अपनी जिंदगी खुद ही बनानी पड़ती है, तो भाई सबके साथ तकलीफ होता है। आगे नहीं कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा होगा, हमारे साथ भी हुआ है और मेरे साथ जैसे बहुत लोग हैं। उसी टाइम में आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ये काम करिएगा कि आप ये कर लीजिएगा कि जैसे कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते आप जैसे कुछ काम कर रहे हो तो उसी बीच में आप वीडियो भी देखते रहिएगा। मैंने एक वीडियो काफी देखा था, ठीक है, मैंने लेट्स लर्न, मैं आज इस यूट्यूब के माध्यम से हिमांशु को, लेट्स लर्न की जो फाउंडर हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि उनके वीडियो मैंने काफी देखा था और मेरे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा है, ठीक है। और मैं जो सीटेट और सीजीटेट दोनों क्रैक किया हूं उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मैंने फॉलो किया था। आप भी उनका वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छी वीडियो है, आप सब में से बहुत लोग देखते भी होंगे, ठीक है, देखना भी चाहिए। तो उन लोगों का वीडियो आप टाइम निकाल के देखिए, मैराथन क्लासेस बनाए हैं, उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि वैसे वीडियो, इस टाइप के वीडियो यूट्यूब में बहुत लोग बनाते हैं, फिर भी मेरा ये पर्सनल अनुभव था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो या मेरी सजेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, हमें भी मोटिवेट महसूस होता है और फिर से वीडियो बनाने की इच्छा होती है कि हम आपके साथ साथ कुछ नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें, ठीक है। क्योंकि ऑल द बेस्ट आप सबको तैयारी करने के लिए, और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगा, बस मुस्कुराते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपने लाइफ में जो भी आप गोल चाहते हैं उसको जल्दी प्राप्त कीजिए, ठीक है। मेरा भी यही विश है आप सबके लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।